रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आज हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कंप्लीट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो 2026 में आपने एग्ज़ाम देना है। तो अकॉर्डिंग टू द पैक्टास जो है सिलेबस, हम इसके मुताबिक जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जो है 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.8 और 9.10 सिर्फ करनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 9.1 की स्टेटमेंट आपके साथ पढ़ती हूँ। हमें कहा गया है टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन when they are 5.0 centimeter apart. Find the force which each charge exert on the other when they are a पॉइंट में हमें पॉइंट में कहा गया है, ए पार्ट में कहा गया है 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट है और बी में हमें कहा गया है 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। कह रहा है कि हमारे पास ना दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। वो दो पॉइंट चार्जेस हमने जो है ना वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं हमें वो फोर्स गिवन है और वो एक दूसरे से कितना दूर है वो हमें डिस्टेंस गिवन है। तो हमने फोर्स बतानी है कि अगर उनका डिस्टेंस कम करके, यानी कि पहले अगर 5 है ना तो अब 2.5 कर दिया जाए, या अगर वो डिस्टेंस 15 कर दिया जाए तो बताएं उन पे लगने वाली फोर्स जो है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा से, और मैं आपके पास लेट्स सपोज करें कि हमारे पास ना ये है, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस, ये भी प्लस सेम है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये है हमारे पास Q1 चार्ज और ये है हमारे पास Q2 चार्ज, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना वो है R, और वो हमें गिवन है सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें डिस्टेंस गिवन है ना वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने कम कर दिया है, 0.5 दे दिया है। तो अगर 0.5 डिस्टेंस हो तो हमने इस पर लगने वाली फोर्स फाइंड करनी है, और फिर डिस्टेंस उसने मज़ीद और जो है वो बढ़ा दिया है, यानी कि 15 कर दी है। तो अगर यानी कि इतना डिस्टेंस कर दिया है तो आपने भी तब भी अगर 15 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस हो तो तब भी आपने इस पर लगने वाली फ़ोर्स फाइंड करनी है, इन चार्जेस पर लगने वाली फ़ोर्स फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा में आपके पास जो है वो फोर्स गिवन है जिसको हमने F1 से डिनोट कर दिया, वो हमारे पास है 0.4 न्यूटन। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस गिवन है इसको हमने R1 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है डिस्टेंस कैसा यूनिट होता है, मीटर, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, और जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम अपने गिवन वैल्यू को 1/100 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो मैंने भी 5 को ना 1/100 यानी 100 के साथ डिवाइड करा दिया ना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप 5 को 100 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.05 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो आपने फोर्स F2 फाइंड करनी है। ए, जब आपके पास जो डिस्टेंस है वो है R2 जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ए के लिए ना कैलकुलेशन करते हैं। ए के लिए तो 0.5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, तब 0.5 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो आपके पास जो है वो मीटर में आ जाएगा 0.025 मीटर आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करती हैं ए पार्ट के लिए ना, मतलब डिस्टेंस जब ये हो ना हमारे पास उसके लिए करती हैं। तो ए के लिए आपने सबसे पहले लिखना है फार्मूला अपना। फार्मूला एज यू नो डैट F1 कूलम ला आपने पढ़ा ना, F1 इज इक्वल है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको। नहीं, इसको ऐसे करें, ये जो R2 है ना इसको इसके साथ पास ले जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा F1 R, इसको 1 कह लें, R1 का स्क्वायर इज इक्वल है के Q1 Q2, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस वाले को कह लें इक्वेशन नंबर 1, यहाँ के पास इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ के पास आगे सिमिलरली इस तरह आपने जो है वो F2 के लिए भी ऐसे इक्वेशन लिख देनी है। सिमिलरली F2 के लिए जो है F2 जो आपके पास क्या आ जाएगी, F2 इज इक्वल है के Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप F2 कर लें तो F2 जो है ना वो आपके पास इक्वल आ जाएगी यहाँ पे F2 इंटू R2 का स्क्वायर इज इक्वल आ गया के Q1 और Q2, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1।
और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 आ गई है ना। अब देखिए इधर भी आपके पास KQ1 Q2 है, इधर भी KQ1 Q2 है। तो इन दोनों को ना अब आपने पूरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ना आपने कंपेयर करना है। आप यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास F1 R1 का स्केयर इज इक्वल आ जाएगा F2 R2 का स्केयर के बराबर। देखिए इधर KQ1 KQ2 इधर भी है और KQ1 KQ2 इधर भी है, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल है ना, एक जैसी वैल्यूज आती है, एक जैसी वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। तो आपके पास F1 R1 का स्केयर इज इक्वल आ गया F2 R2 का स्केयर। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ से फाइंड करनी है F2, हमने फाइंड करना है ना। तो F2 को रखिए अपनी जगह पे ही रखें और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये F1 R1 का स्केयर डिवाइडेड बाय R2 का स्केयर, यानी कि ये R2 का स्केयर हमने यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे आके डिवाइड करवा दिया। तो आपके पास यहाँ पे F2 का फार्मूला आ गया, F2 इज इक्वल आ गया F1 R1 का स्केयर डिवाइडेड बाय R2 का स्केयर। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। F1 की वैल्यू के पास है 0.4 है ना, तो आप पुट कर दें यहाँ पे 0.4 इंटू R1 के लगभग है 0.05, तो आप पुट कर दें 0.05 का ऊपर स्क्वायर है डिवाइड बाई R2 की वैल्यू के पास है 0.025, तो आप पुट कर दें 0.025 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से जो F2 की वैल्यू, अब आपने कैलकुलेटर पे ना सबसे पहले 0.05 का स्क्वायर लेना है, जो आंसर आएगा उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर डिवाइड कर देना है 0.025 के होल स्क्वायर के साथ। तो आपके पास जो F2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, वो आ जाएगी 1.6 न्यूटन। हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये आपके पास आ गई है आंसर, ठीक है, ये आपके पास फोर्स आ गई है। बी पॉइंट में ना आपके पास, अब उसने R2 आपको गिवन था ना R2, तो आप लिख दें यहाँ पे R2 आपके पास क्या गिवन था 15 सेंटीमीटर था ना, तो आप 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, आप 15 को डिवाइड करें किसके साथ, 100 के साथ। तो आपके पास जब आप 15 को 100 के साथ डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ आपने दोबारा से कोई ये वाली जो आपके पास आई थी ना पहले इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई थी जो मैंने अभी लिखी थी आपके सामने, ये वाली इक्वेशन आपने पुट करनी है, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे F2 इज इक्वल है F1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन जो हमने फाइंड की है वो आपने दोबारा यहाँ पुट कर देनी है। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। F2 इज इक्वल F1, फोर्स 1 की वैल्यू आपके पास गिवन थी 0.4 और R1 की वैल्यू आपके पास है 0.05 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू अब आपने सिर्फ ये पुट कर देनी है, क्या है 0.15 का स्क्वायर। आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट यूज़ करना है, तो कैलकुलेटर से ना आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी F2 की 0.04 न्यूटन, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें F2 इज इक्वल है 0.04 न्यूटन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स हमारे पास है 9.2 में हमें कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 20 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स 10 centimeter apart and having the potential difference of 0.5 kilowatt between them. Calculate the electric field between the plates and electric force exerted on the charged particle. हमें कहा गया है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल मैं डायरेक्ट से बताऊँ ना आपको, तो ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स गिवन है। इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल गिवन है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये इसके पास चार्ज है इसके ऊपर। अब इसको जो रखा हुआ है ना इन दो प्लेट्स के दरमियान में रखा हुआ है, और ये जो दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, मतलब जो फासला है वो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लेट्स है ना, तो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है हमें 0.5 किलो वाट गिवन है। तो आपने क्या करना है, हमने फाइंड करना है द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स भी फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पे ना गिवन डाटा की बात करती हैं स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन करोगे आप, सोल्यूशन लिखने का आप लिखोगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में ना सबसे पहले आपके पास चार्ज गिवन है जिसको हमने Q से डिनोट किया, हमारे पास है 20 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶, और माइक्रो की जगह
लगा दे 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस जिसको हमने डेल्टा डी से डिनोट किया है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 10 को डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डेल्टा वी से डिनोट किया वो हमारे पास है 0.5 किलो वाट। तो किलो की जगह आप 1000 पुट कर दोगे तो आप 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, तो आपके पास 500 वाट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। टू फाइंड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करनी है और अपने इलेक्ट्रिक फोर्स एफ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो इज इक्वल होती है डेल्टा वी बाय डेल्टा डी। ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ना आपने ये फार्मूला पुट किया है। तो आपने जस्ट अब वैल्यूज पुट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल है ये क्या डेल्टा वी आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा डी जो आपके पास क्या डिस्टेंस। तो आपके पास वैल्यूज मौजूद है। आप डेल्टा वी की जगह पुट करो 500 पुट कर दें और डेल्टा डी डिस्टेंस की जगह पुट कर दो 0.1। तो जब आपने 0.1 पुट किया ना, अब आपने 500 को ना डिवाइड करना 0.1 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 5000 न्यूटन पर कूलम। तो आप इस 5000 की जगह ना अब इसको ऐसे लिख दो ना 5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। 1000 को मैंने ना अलहदा किया है तो क्या आ जाएगा 5 इस 1000 की जगह लगा दे किलो न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया यहाँ से 5 किलो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ से ना फोर्स फाइंड करनी है ना, तो आपको पता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना वो इज इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल है क्यू ई के बराबर होती है। तो क्यू चार्ज की वैल्यू आपके पास क्या है पुट कर दे 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, ये पुट कर दें। और ई की वैल्यू आपके पास क्या है, ई की वैल्यू आपके पास है ये वाली 5000। तो आप यहाँ पुट कर दे 5000, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने ऐसे करना, आप ना इसको जो है 5 को ना पहले 5 को मल्टीप्लाई करना 20 के साथ। तो आपके पास 20 को जब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। 520 ये देखो 5 0 0 5 2 10, यानी कि 520 आ गया है आपके पास 100 मल्टीप्लाई। आप देखिए ये 10 की पावर है 6 और ये कितनी ज़ीरो है, ये है 3 ज़ीरो। तो 10 की पावर 6 + 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ गया, ठीक है। तो 100 ये आपके पास 10 की पावर -3 जो होता है ना वो मिली के बराबर होता है। तो आप लिख दोगे मिली न्यूटन। तो आपके पास यहाँ से जो फोर्स है ना वो आपके पास आ गई है 100 मिली न्यूटन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आपके पास यहाँ पे आ गई है 5 किलो न्यूटन पर कूलम। तो आई होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। पहले 2 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने करना है 9.5 न्यूमेरिकल। तो 9.5 में हमें कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with Vi is equal है 0.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड एंड E is equal है 300 न्यूटन पर कूलम। द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन while it is in the electric field. How long will it take to pass through the field? हमें कहा गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, और जब वो एंटर होता है ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और इलेक्ट्रिक जो है ना फील्ड वो गिवन है, यानी कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा है ना वो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। कह रहा है द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द प्लेट इज़, एक हॉरिजॉन्टल लेंथ की यानी कि इस तरह एक प्लेट है, उस प्लेट की हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। आप अब जो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा है ना तो उसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर रहे हैं, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने, और हमने ये बताना है कि कितना टाइम लगाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गुजरते हुए, ठीक है। यानी कि टाइम फाइंड करना और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम सब यहाँ पे गिवन डाटा की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आपने सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद गिवन डाटा में आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है जिसको हमने VI से डिनोट किया है
वो हमारे पास है 2.99 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने ई से डिनोट किया, वो हमारे पास है 300 न्यूटन पर कूलम। लेंथ ऑफ द प्लेट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 को डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.1 न्यू मीटर। टू फाइंड हमने एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि ए फाइंड करना है और टाइम हमने फाइंड करना है टी। ठीक है, आप कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन करने के लिए आपने यहाँ पे एज वी नो डैट यहाँ पे आप जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था ना, वो पुट करोगे F इज इक्वल है ma। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो एक्सेलरेशन रहेगा अपनी जगह पे, ये 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा F डिवाइडेड बाई m। एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल आ गया के पास F डिवाइडेड बाई m। और यहाँ पे फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आप यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि मैं लिख भी देती हूँ, E मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ना, वहाँ के पास इक्वल होती है, आपने पढ़ा, वहाँ के पास होता है QE के बराबर होती है। तो आप लिख दें यहाँ पे फोर्स का QE डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल है क्यू। चार्ज आपके पास जो है, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये आपको आना चाहिए। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास गिवन है 300। तो आपने यहाँ पे 300 पुट कर देना। और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आपको याद होना चाहिए, वो हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। अब आपने ना ये वाला 1.6 को ना मल्टीप्लाई करना है 300 के साथ, तो इसको डिवाइड कर देना 9.1 के साथ। तो आपके पास ना 10 वाली वैल्यूज़ को नहीं करना, आपने पहले ना इनको करना है, यानी कि जब भी आपके पास 10 की पावर में आए ना, आपने 1.6 को मल्टीप्लाई करना 300 के साथ और फिर इसको करना 9.1 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे ना वैल्यू आ जाएगी 5.27। ठीक है, अब ये है 19 और नीचे है 31। अब जब 31 ऊपर आ जाएगा ना, जब आप 19 में से 31 को जब आप -19, यानी कि ऐसे ना 10 की पावर -19 -31 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +31। जब आप 31 में से 19 को माइनस करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे लिख दें एक्सेलरेशन, आप यहाँ पे लिखे एक्सेलरेशन इज इक्वल है 5.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप्स हो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। आगे हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है कि हमने इसका यानी कि बी पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने यहाँ से ना फाइंड करना है, टाइम भी फाइंड करना। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे, S इज इक्वल है VIT। ये पढ़ा था ना आपने, S इज इक्वल है VIT, जो आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, S इज इक्वल है VT। तो यहाँ पे जो S है ना, जो हमारे पास जो है ना, वो हमें इस पैरेलल प्लेट का हमें लेंथ गिवन थी, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो लेंथ की फॉर्म में कर रहा है। तो S इज इक्वल है L के यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आप S की जगह पुट कर दोगे LVIT। तो यहाँ से आपको T फाइंड करना, T अपनी जगह पे रखे, ये जो L पे अपनी जगह पे, ये VI मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो टाइम है ना, टाइम आपके पास आ गया L डिवाइडेड बाई VI। तो यहाँ से आप L की वैल्यू पुट करें, L आपके पास यानी कि लेंथ आपके पास गिवन है, गिवन डाटा में 0.1 गिवन है। तो आप यहाँ पे 0.1 करते पुट, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 0.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो यहाँ पुट कर दे 0.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो आप आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास यहाँ से टाइम आ जाएगा 3.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 9.6 में हमें कहा गया है, ए डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस इन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। If the plane of the disk make an angle of 30 degree with the horizontal, determine the electric flux through the disk। एक डिस्क हमें गिवन है और उस डिस्क का हमें एरिया गिवन है,
और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि अगर वो डिस्क जो है वो एंगल बना रही है प्लेन के साथ 30 डिग्री, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपने गिवन डाटा लिख लेना है। एरिया हमारे पास गिवन है, एरिया को हमने ए से डिनोट किया, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने आपको पता है एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना, तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो आप क्या करोगे 10 की पावर -4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि ए आपको पता है ना कि 1 सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2 ना, तो ये 2 है ना, तो सिर्फ मैंने 10 की पावर -4 कर दिया। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने ई से डिनोट किया है वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एंगल जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है वो हमारे पास है 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के लिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इक्वल होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप ई की वैल्यू पुट करें। ई की वैल्यू आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आपके पास गिवन है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और एरिया की वैल्यू आपके पास गिवन है 10 की पावर -3 कोस थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स आपने ना अब यहाँ पे जो है वो अपनी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेटर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से ना ये आ गया 5, ये 10 की पावर -3 और 10 की पावर 5 है, तो आप 5 -3 कर दो और कोस 30 डिग्री जो होती है ना आपके पास इक्वल होता है √3/2 की वैल्यू। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करोगे ना आपके पास आ जाएगा कोस 30 इज इक्वल है √3/2। आपके पास यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से जब आप 3 को माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2 और √3/2। अब 5 को आप 10 की पावर 2 का मतलब अलग क्या होता है 100 होता है ना, 2 0 है, तो आप यहाँ पे लिख दो 500 इंटू √3/2। अब आप इसको ना कटिंग हो रही है आपको, तो 2 1 2 इधर रहेगा 2 2 4 एक कैसे लग गया 2 5 10 और 0। तो आपके पास यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल आ गया 250 इंटू √3। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है वो आंसर आ गया है स्टूडेंट्स 250। और सारे इसका आप यूनिट भी डाल दें 250 √3 इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लिख रही हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल है 250 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल की भी समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9.8। 9.8 में हमें कहा गया है अ कोप वाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohm at 30 degree centigrade. After running for some time, the resistance become 52 ohm. How much is the increase in temperature of the winding for copper? और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमें गिवन है अल्फ़ा की 0.0093 पर केल्विन। हमें कहा गया है कि एक कॉपर वाइंडिंग जो है ना, एक इलेक्ट्रिक फैन है पंखे के ऊपर ना कॉपर वाइंडिंग हुई होती है, और उस कॉपर वाइंडिंग की ना उस इलेक्ट्रिक फैन की कॉपर वाइंडिंग हमें रेजिस्टेंस गिवन है 52 इस टेम्परेचर पर। कह रहा है कि अब तो वो चला है, मतलब जो पंखा है ना वो रन हुआ है, चला है ना, मतलब वो कुछ देर के लिए पंखा जो है वो आपने उसको चलाया है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले 50 थी तो अब 52 हो गई है। तो आपने बताना है कि उसके टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग आई है। अब देखिए ज़रा, टेम्परेचर में चेंज आया है, निकल का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है ना। तो आपने वो जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ है ना, आपने वो टेम्परेचर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हम गिवन डाटा की बात करती हैं 9.8 न्यूमेरिकल की। तो गिवन डाटा में हमें R1 की वैल्यू गिवन है 50 ओहम और R2 की वैल्यू हमें गिवन है 52 ओहम। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया वो हमारे पास है 0.0039 पर केल्विन। टू फाइंड हमने फाइंड कर करना, हमने इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि कैपिटल T टेम्परेचर फाइंड करना है ना, कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है। कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप अपना जो है वो फार्मूला पुट करोगे। अल्फा इज इक्वल है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू टेम्परेचर T। ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से हमने टेम्परेचर T फाइंड करना है ना, तो 2T को ले जाए अल्फा की जगह पे और अल्फा को ले आए T की जगह पे। ठीक है, आपके
आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आप यहाँ पे लिखोगे टी जो है वो इक्वल आ गया आपके पास R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू एल्फा। सही है। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करें। R2 की वैल्यू आपके पास गिवन डाटा में गिवन है, R2 की जगह पुट कर दे R2 आपके पास 52 है, 52 माइनस R1 की वैल्यू आपके पास 50 है डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू आपके पास है 50 इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 0.0039। ठीक है। अब आपने ना 52 को 50 से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कैलकुलेटर पे, और जब 0.0039 जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 0.195। ठीक है। अब आपने 2 को डिवाइड करना है इसके पास, तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा 10.3 केल्विन। ठीक है। तो आपके पास जो केल्विन में वैल्यू होगी वही सेल्सियस में भी वही होगी, 0.3 सेल्सियस में वही वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपका आंसर आ गया, यानी कि इतना टेम्परेचर जो है ना वो वायर का इंक्रीज करेगा। हैंस T इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। 10.3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास जो है वो नंबर 9 का लास्ट न्यूमेरिकल है। टू द EMF ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमें ना एक बैटरी की ना EMF गिवन है 12 वोल्ट। कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू अ 3.6 ओहम ऑफ रेजिस्टर। तो हमने ना उस बैटरी को ना 3.6 ओहम के रेजिस्टेंस के साथ ना कनेक्ट किया हुआ है। इफ द इंटरनल रेजिस्टर ऑफ द बैटरी इज, और उस बैटरी की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो है 0.3 ओहम। कह रहा व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। तो बैटरी के अक्रॉस जो है वो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, मतलब हमने टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में आपके पास जो है वो EMF, बैटरी की EMF गिवन है जिसको हमने E से डिनोट कर दिया, वो आपके पास है 12 वोल्ट। आगे वो कह रहा है रेजिस्टेंस जो है वो भी गिवन है, इसको हमने R से डिनोट किया, वो हमारे पास है 3.6 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हमने स्मॉल r से डिनोट किया, वो हमारे पास है 0.2 ओहम। टर्मिनल वोल्टेज हमने V फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप सबसे पहले अपना फार्मूला पुट करोगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला पुट कर होगा ना, अच्छा आपने ना जो है ना वोल्टेज फाइंड करने का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ V इज इक्वल है IR, है ना। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वोल्टेज फाइंड करने का। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ आपके पास ये ओहम लॉ वाला है ना, ओहम लॉ V इज इक्वल IR, या जो टर्मिनल वोल्टेज का जो आपने फार्मूला पढ़ा ना चैप्टर के अंदर, वो आपने पढ़ा था VT, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज VT इज इक्वल होता है E माइनस IR के। सही है ना, ये E इज इक्वल IR। तो पहले ना हमने ना, अगर हम ओहम लॉ भी यूज करते हैं ना वोल्टेज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, मतलब हमें ना पहले ना I फाइंड करना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्टली वी फाइंड I। पहले हम I फाइंड करते हैं। I मीन करंट फाइंड करने के लिए ना आप यहाँ पे लिखोगे I इज इक्वल है E डिवाइडेड बाई, ये मैंने I लिखा है, I इज इक्वल है E डिवाइडेड बाई R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R जो रेजिस्टेंस है और जो स्मॉल r है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं ना अब जस्ट वैल्यूज पुट करती हूँ। I फाइंड करना, मैंने करंट फाइंड करना ना। E की वैल्यू आपके पास क्या थी, EMF, तो वो आपके पास थी ये EMF आपके पास थी 12 वोल्ट और डिवाइड बाई R। रेजिस्टेंस आपके पास थी 3.6 प्लस स्मॉल r के पास थी 0.2। जब आप इन दो को करोगे ना, 3.6 का 0.2 को प्लस करोगे ना, तो उसका जब फिर आप 12 से उसको डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास जो यहाँ पे आई है ना कैलकुलेटर के ऊपर, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.16 एम्पेयर। ठीक है ना, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। अच्छा अब ना हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। तो V इज इक्वल IR। अगर मैं ओहम लॉ को यूज करती हूँ ना, तो अभी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। देखिए ओहम लॉ, अकॉर्डिंग टू द यूजिंग ओहम लॉ लिख लें, यूजिंग ओहम लॉ। ओहम लॉ की जगह मैंने जब पुट किया V इज इक्वल है I आपने फाइंड कर लिया ना 3.16, और R की वैल्यू आपकी गिवन है क्या है 3.6। तो आपके पास आंसर आ जाता है 3.16। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना इसके 3.6 के साथ, आपके पास ना 11.4 वोल्ट जो है ना वो आ जाता है वोल्टेज का आंसर। लेकिन आपने जो अपना पढ़ा ना बुक के अंदर फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का, आपने पढ़ा है VT इज इक्वल है E माइनस IR। ठीक है, या आप ये वाला कर लो, ओहम लॉ को यूज कर ले, या आप ये वाला कर लें। ठीक है, VT इज इक्वल है E माइनस IR है ना, तो यहाँ पे आप E का फार्मूला लिखे 12 है माइनस I करंट जो आपने अभी फाइंड किया था 3.16, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है 0.2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 12 माइनस 3.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे ना,
तो आपके पास जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख दें, फिर आपने उसको यहाँ पे माइनस करना है 12 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 11.4 वोल्ट जो है ना, आपके पास आंसर आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर। अब अगर आपको ये वाला फार्मूला नहीं पेपर्स में याद आ रहा ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या था, तो आप ओम लॉ को भी ना पुट करके ना कर सकते हो, ठीक है, गलत नहीं करेगा एग्जामिनर कभी भी। आई होप सो कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स के चैप्टर नंबर 9 की कंप्लीट समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कोई भी आपको जो है अंदर जिस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।